हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोहित मैथ स्वरूप में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो क्लास 12 मैथ जो कि NCERT बुक से पढ़ाया जाएगा। इसमें हम अध्याय 1 संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में देखेंगे। जो हमारा जो कंप्लीट सिलेबस वाला वीडियो जो हमने डाल रखा है 3 मिनट्स का होगा, जो उसमें हमने बताया मतलब बेसिकली इसमें कितने चैप्टर हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है, वो आप देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और हम बात करने वाले हैं वो प्रश्नावली 1.1 का पार्ट 1 लेकर आए हैं, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जिसने हमने पिछली वीडियो में बताया, जो हमारी पहली वीडियो होगी वो प्रश्नावली 1.1 का पार्ट 1 लेके आएंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। आइए हम देखते हैं अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। मतलब हमने जो समुच्चय वाला चैप्टर है वो कक्षा हमने 11 में पढ़ा होगा, उसका ही आगे का जो विस्तार है वो हम आगे इसमें पढ़ेंगे। तो माना दो समुच्चय निम्न हैं। इसमें हमने ए समुच्चय मान लिया 1 2 3 4 और बी समुच्चय ABCDE हमने जो दो समुच्चय मान लिए हैं। इसमें हमें रिलेशन दे रहा है A क्रॉस B, अंकों और अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम का संयोजन। आप देखेंगे जो आगे सवाल आएंगे उसमें अगर सवाल दे रखा होगा तो उसमें एक रिलेशन दे रखा होगा। ये सब सवालों में एक रिलेशन दे रखा होगा, जिसकी हेल्प से हम सवालों को सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक रिलेशन हमें कैसे लिखते हैं, A क्रॉस B का अंकों और अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम का संयोजन होता है। और ए समुच्चय हमने माना 1 2 3 4, ये हमने ये माना है 1 2 3 4, और बी हमने ABCDE ये भी समुच्चय हमने माना है, जो कि इसमें एक रिलेशन बन रहा है। तो इसमें बनाएंगे मतलब 1 A से कनेक्टेड है, 2 B से कनेक्टेड है, 3 C से कनेक्टेड है, 4 D से कनेक्टेड है, और ई को हमने छोड़ दिया जो हमें किसी से कनेक्टेड नहीं है। तो इसमें हम प्रांत, जिसे हम इंग्लिश में उसे डोमेन कहते हैं, सह प्रांत जिसे हम इंग्लिश में कोडोमेन कहते हैं, परिसर जिसे हम इंग्लिश में रेंज कहते हैं, ऐसे हम समझते हैं ये होती क्या है बेसिकली। तो हम प्रांत, जो हमारा ए समुच्चय है इसका पूरे अवयव होते हैं, जो हमारे 1 2 3 4 जितने भी अवयव होंगे ए के, वो सारे हमारे प्रांत कहलाएंगे 1 2 3 4। और जैसे कि सह प्रांत जिसे हम इंग्लिश में कोडोमेन कहते हैं, हमारे सह प्रांत क्या होते हैं, जैसे कि बी समुच्चय है हमारा पूरा का पूरा ए से लेके ई तक, तो हमारे सारे अवयव हो जाएंगे ABCDE। तो ये हमारे सह प्रांत कहलाएंगे ABCDE। और जो हमारे परिसर होते हैं, जो अवयव कनेक्टेड होते हैं उसे हम परिसर कहते हैं। जैसे कि रेंज जिसे इंग्लिश में कहते हैं, जो अवयव कनेक्टेड है, कौन कौन से अवयव हैं, 1 A से कनेक्टेड है, 2 B से कनेक्टेड है, 3 C से कनेक्टेड है, 4 D से कनेक्टेड है, तो ये हमारे परिसर कहलाएंगे। ठीक है, तो इसमें एक रिलेशन बनने है। क्या रिलेशन है, मतलब 1 A से कनेक्टेड है, 2 B से कनेक्टेड है, 3 C से कनेक्टेड है, 4 D से कनेक्टेड है। तो ये हमारा रिलेशन है, 1 A से कनेक्टेड है, 2 B से कनेक्टेड है, 3 C से कनेक्टेड है, 4 D से कनेक्टेड है। तो ये हमारा एक रिलेशन लेकर के आया। ठीक है, अब हम संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। संबंध की मतलब डेफिनेशन क्या होती है, हमने बता दिया। अगर A क्रॉस A का या A क्रॉस B का रिलेशन हो गया, A क्रॉस A का होगा, तो ये कह रहा है समुच्चय A से समुच्चय B में कोई संबंध R कार्तीय गुणन A क्रॉस B का एक उपसमुच्चय होता है। अगर समुच्चय A और B दे रखे हैं, उसमें एक रिलेशन होगा जो वो कार्तीय गुणन A क्रॉस B का एक उपसमुच्चय होता है। तो R सबसेट होता है A क्रॉस B का। अगर R में A और B अवयव उपस्थित हैं, अगर R में A और B अवयव उपस्थित हैं, यदि A B बिलोंग्स टू R है, A और B R में उपस्थित हैं मतलब बिलोंग्स कर रहे हैं, तो इसे ARB द्वारा लिखा जा सकता है। ठीक है, ARB द्वारा इसे लिखा जा सकता है। और जहाँ AB से संबंध R के द्वारा संबंध है, इसे पढ़ा जाता है। ओके, अगर A और B बिलोंग्स टू R है तो इसे ARB द्वारा लिखा जा सकता है। हम यहाँ से बोल सकते हैं A इज रिलेटेड टू V वाई द रिलेशन R। यदि A और V नॉट बिलोंग्स टू R है तो इसे AR-V लिखा जाता है। A V से संबंध R के द्वारा संबंध नहीं है, पढ़ा जाता है। यदि A और V R में नहीं है तो इसे AR-V लिखा जाता है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं A इज नॉट रिलेटेड टू V वाई द रिलेशन R। जो हम अभी तक पढ़ा वो क्लास 11 का मैटर था। अब यहाँ से 12th का मैटर शुरू होता है, जिसमें पढ़ेंगे संबंध के
प्रकार। तो पहला आता है रिक्त संबंध, एम्प्टी और वॉइड रिलेशन। इसे नाम से ही तुम्हें पता चल रहा होगा कि ऐसा संबंध जिसमें कोई अवयव नहीं होता है या कोई अवयव से दूसरे अवयव से रिलेशन नहीं बैठता है, तो ये रिक्त संबंध कहलाता है। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, अर्थात आर बराबर फाई सबसेट ए क्रॉस ए होता है। मान लीजिए हमने दो समुच्चय ले लिए ए और दूसरा समुच्चय भी ए ले लिया। अगर इसको ए क्रॉस ए कराया तो उसमें दोनों का भी रिलेशन कोई भी सिद्ध नहीं होता है, तो यहाँ से फाई ही बचेगा जो कि रिक्त संबंध को दर्शाता है। तो हम एग्जाम्पल के तरीका से समझते हैं, इससे आसान आपको समझ में अच्छा आएगा। तो एग्जाम्पल हमने माना ए सेट ले लिया 3 और 7 और इसमें एक रिलेशन दे दिया ए कॉमा बी। ए अवयव बिलोंग्स टू है वो ए सेट्स में है और बी बिलोंग्स टू है वो ए सेट में है, तथा ए प्लस दोनों अवयव को जोड़ने पर एक विषम संख्या प्राप्त होती है। ये हमें एक रिलेशन कह रहा है। तो आइए देखते हैं हम कि ये रिक्त संबंध है कि नहीं। तो हमने 3 को जोड़ेंगे तो हमारा 6 आएगा और 3 + 7 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा और 7 + 3 को जोड़ेंगे तब भी 10 आएगा और 7 + 7 को जोड़ेंगे तो 14 आएगा। तो यहाँ कोई सी दो ऐसी जिन दोनों संख्या को जोड़ने पर हमें कोई भी विषम संख्या प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि सम संख्या ही आ रही है। 3 + 3 को जोड़ेंगे 6 सम है, 7 3 को जोड़ेंगे 10 जो कि सम है और 7 + 3 को जोड़ेंगे जो कि 10 जो कि सम है और 7 + 7 को जोड़ेंगे तो कि 14 है, वो 14 भी एक सम संख्या है। तो यहाँ कोई भी विषम संख्या प्राप्त हमें नहीं होती है। तो में कोई भी संख्या एक विषम संख्या नहीं है, इसलिए आर में कोई भी अवयव नहीं होगा। जब आर में कोई अवयव नहीं होगा तो अतः आर एक रिक्त संबंध कहलाएगा। आर एक रिक्त संबंध कहलाएगा। यही हमारी डेफिनेशन कह रही है। यदि आर में कोई भी अवयव नहीं होगा, यदि आर में कोई अवयव नहीं होगा तो आर एक रिक्त संबंध कहलाता है। अब ये देख लेना अच्छी तरीके से, इसको पढ़ लेना और हम दूसरे एग्जाम्पल की ओर चर्चा करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। तो हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, ए सेट हमने ले लिया 1 2 3 4, ये ए समुच्चय ले लिया और इसमें रिलेशन कह रहा है ए कॉमा बी, ए माइनस बी बराबर 10। ऐसी दो संख्या यहाँ सोचोगे ऐसी दो संख्या जो घटाने पर हमें 10 देगी? बिल्कुल नहीं देगी। आप खुद अपने से चेक कर लेना। ऐसी यहाँ पर कोई दो संख्या नहीं है जो हमें 10 दे दे। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं दिए हुए समुच्चय से किसी भी दो संख्याओं का अंतर 10 नहीं होगा, अतः आर एक रिक्त संबंध कहलाता है। ये हम ऊपर चर्चा कर रहे थे। अगर आर में कोई भी अवयव नहीं है तो आर एक रिक्त संबंध कहलाएगा। और एक बोर्ड एग्जाम में परिभाषा लिखने को नहीं आएगी, सिर्फ ये हम समझाने को बता रहे हैं। तो आप यहाँ से समझ लीजिए, डेफिनेशन को याद मत कीजिए। यहाँ से दूसरा संबंध शुरू होता है, सर्वाधिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है देखते हैं। किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सर्वाधिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित होता है। यदि हमने दो समुच्चय ले लिए ए जो कि ए क्रॉस ए का ही है, पहला समुच्चय भी ए है, दूसरा समुच्चय भी ए है, तो ए के सारे अवयव दूसरे समुच्चय ए के सारे अवयव से संबंधित होते हैं, तो ये यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। तो अर्थात आर बराबर ए क्रॉस ए, जो आर है वो ए क्रॉस ए का ही है। ए समुच्चय भी ए है और दूसरा समुच्चय भी ए है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। माना हमने ए समुच्चय ले लिया 3 और 7 और इसमें रिलेशन कह रहा है, रिलेशन कह रहा है कि 3 कनेक्टेड है 3 से और 3 कनेक्टेड है 7 से और 7 कनेक्टेड है 3 से और 7 कनेक्टेड है 7 से। आइए इसे डायग्राम में देखते हैं। 3 कनेक्टेड है 3 से और 3 कनेक्टेड है 7 से और 7 कनेक्टेड है 3 से और 7 कनेक्टेड है 7 से। तो ए के कोई भी अवयव है वो ए के दूसरे अवयव ए के सारे अवयव से संबंधित है, कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड है दोनों अवयव किसी न किसी अवयव से। तो यही तो हमारी डेफिनेशन कह रही थी कि यदि ए का सारे अवयव
दूसरे समुच्चय ए के सारे अवयव से कहीं ना कहीं तो संबंधित होंगे, तो ये यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। यदि संबंधित नहीं है तो ये रिक्त, हमने पहले पढ़ा था एम्प्टी और वॉइडेड रिलेशन, वो कहलाएगा। तो ए के सारे अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित, सभी से है संबंधित, तो ये एक यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है, कहलाएगा। क्योंकि R बराबर A क्रॉस A, R जो है वो A क्रॉस A का है, तो R कॉमा A में एक सर्वाधिक संबंध है। आइए दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। माना A हमने समुच्चय ले लिया 1 2 3 4 और रिलेशन कह रहा है A कॉमा B सच डेट A माइनस B ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ दो संख्या, मतलब दो संख्याओं को घटाएंगे तो वो नेगेटिव में आए चाहे पॉजिटिव में आए, बाहर मोड़ लगा है तो पॉजिटिव हो ही जाएगी, और जो कि इक्वल टू 0 कह रहा है तो मतलब दो संख्या को घटाने पर वो 0 आएगी या 0 से बड़ी आएगी, नेगेटिव तो आएगी नहीं क्योंकि मोड़ लगा है। तो ये रिलेशन ए, जो ए समुच्चय है वो रिलेशन आर से संबंधित है, सिद्ध होता है। तो दिए हुए समुच्चय के प्रत्येक अवयव का अंतर का मापांक 0 से सदैव बड़ा है या बराबर रहेगा, या तो बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा। तो यहाँ से ये रिलेशन सिद्ध होता है, अतः आर एक सर्वाधिक संबंध कहलाएगा। जब आर एक सिद्ध होता है ये रिलेशन, तो आर एक सर्वाधिक संबंध कहलाता है। यदि कोई अवयव नहीं होता, संबंध नहीं होता, तो आर एक रिक्त संबंध कहलाता है, जो कि हमने पीछे पढ़ा था। अब नोट करके लिख लीजिए, यहाँ से नोट करके लिखिए, रिक्त संबंध तथा सर्वाधिक संबंध को कभी कभी तुच्छ ट्रिवल संबंध भी कहते हैं, ट्रिवल संबंध भी कहते हैं। तो NCERT बुक जो चल रही है हमारी, NCERT बुक पेज नंबर 2 पर एक उदाहरण दिया है। क्या दिया है? मान लीजिए कि ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। जो ए है वो सभी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। दर्शाइए कि आर, इसमें एक रिलेशन दे रहा है कि आर जो रिलेशन दे रहा है वो ए कॉमा बी सच डेट ए बी की बहन है द्वारा प्रदत्त संबंध एक संबंध है, तथा आर डैश कौन सा संबंध है? ये रिक्त संबंध। यहाँ रिक्त संबंध में लिखा नहीं है, ये रिक्त संबंध हमें सिद्ध करना है, रिक्त संबंध। और एक संबंध है तथा आर डैश ए कॉमा वी, ए तथा वी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है द्वारा प्रदत्त एक सर्वाधिक संबंध है। इसे हम सर्वाधिक संबंध सिद्ध करेंगे और इसे एक रिक्त संबंध सिद्ध करेंगे। तो आइए, मतलब अब ए बालकों के स्कूल का समुच्चय है, ए जो है वो बालकों के स्कूल का समुच्चय है, और इसमें रिलेशन क्या कह रहा है? ए बी की बहन है। भैया जब स्कूल ही बालकों का है तो कोई लड़का दूसरे लड़के की बहन कैसे बन सकता है? उसमें लड़कियां तो है ही नहीं स्कूल में, तो कोई भी लड़का दूसरी लड़के के लिए बहन कैसे बन जाएगा? तो ये एक रिक्त संबंध कहलाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी अवयव नहीं मिलेगा आज में, तो ये एक रिक्त संबंध कहलाएगा। कोई संबंध बन ही नहीं रहा है। अगर लड़की होती तो संबंध बनता, क्योंकि लड़की तो बन जाती लड़का की बहन, मगर लड़का किसी दूसरी लड़के की बहन कैसे बन सकता है? तो ये एक रिक्त संबंध कहलाएगा। तथा आर डैश क्या कह रहा है? ए कॉमा बी, ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। भैया आप आस पड़ोस में देख लीजिए, अपने भाई में ही देख लीजिए, दोनों का अंतर 3 मीटर से कम ही होगा, 3 मीटर से ज़्यादा होगा ही नहीं। तो ये एक सर्वाधिक संबंध कहलाएगा। आइए बताएं लिखेंगे कैसे इसको? तो लिखना कैसे है? आप ऐसे लिख लीजिए, सॉल्यूशन डाल के आंसर डाल कर लिखिए। क्योंकि स्कूल बालकों का है, स्कूल जब बालकों का है तो स्कूल का कोई भी विद्यार्थी स्कूल के किसी भी विद्यार्थी की बहन नहीं हो सकता। जैसे कि मैं बताया कि जब लड़कों का स्कूल है तो कोई लड़का दूसरी लड़के की बहन कैसे बन सकता है? अगर लड़कियां होती स्कूल में तो ये रिलेशन सिद्ध हो जाता। तो आर बराबर 5 मिलेगा, जो कि आर एक रिक्त संबंध को दर्शाता है। तो आर एक रिक्त संबंध कहलाता है। और किन्हीं भी दो विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम ही होना चाहिए। तो 3 मीटर से कम ही होगा, ज़्यादा तो होगा ही नहीं। तो आर डैश ए क्रॉस ए,
आर एक सर्वाधिक संबंध कहलाता है। अब ये तो हमने क्लास 11 में पढ़ा है, मतलब अब यहाँ से अपना 12th का जो हमें बेसिकली सवाल लगाने हैं, अब वो यहाँ से मैटर शुरू होगा। अब यहाँ से देखते हैं सौतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये क्या कहता है, किसी समुच्चय ए पर कोई भी संबंध आर सौतुल्य कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित है, तथा किसी समुच्चय ए पर कोई भी संबंध आर सौतुल्य कहलाता है यदि ए प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए बिलोंग्स टू आर है। तो यह स्वयं के लिए बात कर रहा है, यदि ए समुच्चय ए है वो स्वयं के लिए ही संबंध है। मतलब क्या कह रहा है, मतलब ए जो ए अवयव है वो बिलोंग्स टू आर कर जाए तो ये हमारा सौतुल्य संबंध कहलाता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। माना ए समुच्चय हमने मान लिया 1 2 3 और इसमें रिलेशन कह रहा है 1 1 2 2 3 3 1 3 2 1। तो आर एक सौतुल्य संबंध कहलाएगा। कैसे? अगर 1 2 3 का एक समुच्चय दे रखा है तो हमें 1 1 भी मिलना चाहिए, 2 2 भी मिलना चाहिए, 3 3 भी मिलना चाहिए। अगर ये 1 1 2 2 3 3 है तो आर एक सौतुल्य संबंध कहलाता है। स्वयं से ही संबंध हो जाए, मतलब 1 का 1 से हो जाए, 2 का 2 से हो जाए, 3 का 3 से हो जाए तो आर एक सौतुल्य संबंध कहलाएगा। ये हमारी डेफिनेशन कह रही थी, स्वयं के लिए संबंध हो जाए तो आर एक सौतुल्य संबंध कहलाएगा। अब आइए हम आर डैश देखते हैं। रिलेशन एक और दे रखा है इसमें 1 1 3 3 2 1 3 2। अब इसमें 1 1 है, 1 1 तो दे रखा है, 3 3 दे रखा है, मगर 2 2 नहीं दे रखा है। तो चूंकि 2 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो अब 2 2 नहीं है तो आर डैश सौतुल्य संबंध नहीं कहलाएगा। हमें 2 2 भी देना चाहिए था, अगर 2 2 दे रखा होता तो आर एक सौतुल्य संबंध कहलाता, और 2 2 नहीं दिया है तो आर डैश सौतुल्य संबंध नहीं कहलाएगा। ये तो आपको ये डेफिनेशन याद होनी ही चाहिए, इसी के आधार पे हमारे सारे सवाल लगेंगे। इन्हीं का रोल है पूरी एक्सरसाइज में। ये डेफिनेशन आपको याद करनी होगी अच्छी तरीके से। अब आइए हम अगले प्रकार के ऊपर चर्चा करते हैं। अब अगला टाइप आता है सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर सममित कहलाता है यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए के लिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो वी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर प्राप्त होता है। डेफिनेशन क्या कहती है, इसके लिए आसानी समझने के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। माना ए बराबर हमें दे रखा है 1 2 3 4 और रिलेशन दे रखा है 1 3 1 4 3 1 2 2 4 1। तो आर एक सममित संबंध कहलाता है। अब क्या कह रहा है, मतलब अगर 1 2 है, 1 2 दे रखा है तो 2 1 भी होना चाहिए। 1 3 दे रखा है तो 3 1 भी होना चाहिए। 1 4 दे रखा है तो 4 1 भी होना चाहिए, और 3 1 दे रखा है तो 1 3 देना चाहिए। अगर ए भी है तो वी ए भी होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आ रही है, अगर चल रही है या मिल रही है तो हम कहेंगे जो आर है वो सिमेट्रिक रिलेशन सममित संबंध कहलाएगा। यदि ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। अगर 1 3 है अगर तो 3 1 भी होना चाहिए। 1 4 है तो 4 1 भी होना चाहिए। अगर ये कंडीशन लागू हो रही है तो आर एक सममित संबंध कहलाएगा। अब इसके दूसरे रिलेशन के ऊपर हम चर्चा करते हैं। आर डैश कह रहा है 1 1 2 2 3 3 1 3। तो आर डैश सममित संबंध नहीं है, क्योंकि 1 3 बिलोंग्स टू आर है
13 बिलोंग्स टू आर डैश है, लेकिन 31 नहीं दिया है। अगर 13 है तो 31 भी होना चाहिए, तभी आर एक सममित संबंध होगा। तो हमें 13 दिया है तो 31 तो दिया ही नहीं है, तो 31 नहीं दिया है तो आर डैश एक सममित संबंध नहीं कहलाएगा। यही डेफिनेशन है। अगर ए भी दिया है, ए भी दिया है बिलोंग्स टू आर, अगर ए भी हमारा दे रखा है तो हमें वी ए भी देना चाहिए। अगर ये कंडीशन लग रही है तो हम कहेंगे आर है वो सममित संबंध कहलाता है। इस डेफिनेशन को इनको अच्छे से समझना होगा, तैयार करना होगा। इसी के आधार पर हम सारे सवाल लगाएंगे। इन्हीं का ही रोल है पूरी एक्सरसाइज में। अब आता है संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। आइए अब अगले टाइप्स के ऊपर चर्चा करते हैं। संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? किसी समुच्चय ए पर कोई भी अवयव आर संक्रामक कहलाता है यदि ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए के लिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो ये संक्रामक संबंध कहलाएगा। सौतुल्य संबंध में क्या था? ए के लिए ही बिलोंग्स कर रहा था, वो खुद के लिए ही बिलोंग्स कर रहा था। और सम्मित संबंध में क्या था? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए था। और जो संक्रामक है वो ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए है। इसमें 3 अवयव होंगे और सम्मित में 2 होंगे और सौतुल्य में हमारा 1 होगा। तो इसमें अगर हम यहाँ गौर करते हैं, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है तथा वी सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, वी सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर ए बी है तो वी सी भी होना चाहिए। अगर वी सी है तो जो चीज़ कॉमन है हम उसे काट देंगे, वी से हम बी काट देंगे तो हमारा ए सी वी होना चाहिए। अगर ये कंडीशन लागू हो रही है तो हमारा संक्रामक संबंध कहलाता है। आर है वो एक संक्रामक संबंध कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। माना ए बराबर हमने मान लिया 1 2 3। इसमें रिलेशन क्या कह रहा है? 1 2 1 2 2 3 1 2 2 3, तो 1 3। हमें तीनों सौदा मिल गई। देखो अगर 1 2 दिया है तो हमें 2 3 भी दिया है और दोनों चीज़ें कॉमन है तो हम इसे काट देंगे तो हमें 1 3 भी दे रखा है। तो हमें 1 3 दे रखा है, ये कंडीशन हमारी लागू हो रही है तो आर संक्रामक संबंध कहलाएगा। अब आइए हम दूसरे रिलेशन पर चर्चा करते हैं। आर डैश हमें क्या कह रहा है? आर डैश कह रहा है कि 1 3 दिया है, 3 2 दिया है तो 1 1 दिया है। अब इसमें क्या है? अगर 1 3 दिया है तो 3 2 दिया है, हम 3 3 कॉमन है, हम 3 3 को काटेंगे, हमें हटाएंगे इसे तो हमें 1 2 भी देना चाहिए, जो कि हमें नहीं दिया है। 1 2 की जगह हमें 1 1 दिया है। तो चूंकि 1 3 बिलोंग्स टू आर डैश है, अगर 1 3 बिलोंग्स आर डैश है और 3 2 बिलोंग्स टू आर डैश है, लेकिन 1 2 नॉट बिलोंग्स टू आर डैश है, हमें 1 2 नहीं दिया है, तो आर डैश संक्रामक संबंध नहीं है। फ्रेंड्स मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो मैं ये कॉमन चीज़ है मैं ये काट रहा हूँ, आपको ये एग्जाम में नहीं काटना है। आपको सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये सिर्फ आपको माइंड में सोचना है, माइंड में काटना है, कॉपी पे नहीं काटना है। नहीं तो आपका सवाल गड़बड़ मतलब बेकार हो जाएगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा, सुंदर आपका राइटिंग बिगड़ जाएगा। इसलिए आपको माइंड में ही इसे काटना है। और आपसे मैं बता दूं कि ये आपको ये डेफिनेशन में बता रहा हूँ, ये आपको पेपर में लिखने के लिए नहीं आएगी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसकी आधारित पर ही आपकी एक्सरसाइज 1.1 के सवाल हैं, वो सारे इन्हीं के आधारित पर लगेंगे। इसलिए आपको मैं बता दूँ कि अगर आप एग्जाम में कोई कहे कि आपको मतलब इसकी डेफिनेशन लिखनी है, नहीं, इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आएगी। मतलब आपको ये समझना है। आपको ये अगर समझ जाएंगे तो आपको सवाल लगाने में आसानी होगी, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं।
अब एक चीज नोट कर कर लिख लो, तुल्यता संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? यदि कोई संबंध सौतुल्य, सममित और संक्रामक होता है तो उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। यदि कोई संबंध है वो सौतुल्य भी हो जाए, सममित भी हो जाए और संक्रामक भी हो जाए तो इसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। ये नोट करके आप बात ध्यान रख लेना। अब एग्जाम्पल में समझते हैं इसे। माना हमने ए समुच्च ले लिया 1 2 3 और इसमें रिलेशन दे रहा है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। तो देखो 1 1 सौतुल्य की परिभाषा क्या कहती है? अगर 1 1 है 2 2 भी है 3 3 भी है। अगर 1 1 है 2 2 है 3 3 है तो ये हमारा क्या है? सौतुल्य संबंध हो जाएगा। सममित की बात करें, अगर 1 2 दिया है तो 2 1 भी देना चाहिए, चूँकि हमें दिया है तो ये सममित भी हो गया। संक्रामक की क्या डेफिनेशन होती है? अगर 1 2 है, अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, जो कि है। और अगर 2 1 है तो जो चीज़ कॉमन होती है उसे हम हटा देते हैं, तो 2 से 2 हट गया तो बचेगा 1 और 1, जो कि 1 1 भी है। 1 2 है, 2 1 है, 1 1 है तो ये संक्रामक भी हो गया। तो ये तीनों संबंध हो गए। तो चूंकि आर हमने क्या बताया, अगर सौतुल्य, सममित और संक्रामक हो जाए तो ये तुल्यता संबंध कहलाएगा। क्योंकि आर सौतुल्य, सममित तथा संक्रामक है तो आर तुल्यता संबंध कहलाएगा है। तो आर ये तुल्यता संबंध है। ठीक है, ये हम थोड़ा और चर्चा कर लें सौतुल्य और सममित और संक्रामक पर। तो सौतुल्य की परिभाषा क्या कहती है? सौतुल्य, अगर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है तो हम कहेंगे ये सौतुल्य है, सौतुल्य है। अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए, तभी ये संक्रामक होगा, संक्रामक है। हम सौतुल्य और सममित और संक्रामक संबंध के ऊपर हम और चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हमें दे रखा है ए बिलोंग्स टू ए जो अवयव है वो ए में है, तो हम सौतुल्य क्या कहता है? यदि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है तो आर सौतुल्य है, आर सौतुल्य है। ये हमारी सौतुल्य की परिभाषा कहती है। यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए में है तो क्या कहेंगे? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए, होना चाहिए, तभी क्या होगा? आर संक्रामक संबंध कहलाएगा, कहलाता है। अगर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए में है तो क्या होगा? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है और दोनों चीज हमने बताया, दोनों चीजें कॉमन होती है उसे हटा देंगे तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए, होना चाहिए, तभी आर कैसा कहलाएगा? संक्रामक संबंध कहलाएगा, संक्रामक संबंध कहलाता है, कहलाता है। या संबंध लिख लेना, संबंध, सौतुल्य संबंध।
ये हमारी डेफिनेशन होती हैं तीनों, इसे हमें अच्छे से तैयार करना होगा, इसी से हमारे सवाल बनेंगे। जो 1.1 एक्सरसाइज है वो इन्हीं पर आधारित सवाल हैं सारे, इसे को अच्छे से तैयार करना होगा। आइए अब बढ़ते हैं उदाहरण नंबर की तरफ। उदाहरण नंबर 2 पर चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि T किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। जो T है वो किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। समुच्चय T में एक रिलेशन दे रहा है T1, T2 सच दैट T1, T2 के सरगम सम है। एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि T एक तुल्यता संबंध है। जैसे कि हमने बताया पीछे, अगर तुल्यता संबंध है तो वो सौतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, संक्रामक भी होगा। तीनों संबंध होते हैं तो R जो होता है तुल्यता संबंध कहलाता है। तो क्या कह रहा है ये उदाहरण, आइए समझते हैं कि T1 T2 के सरगम सम है, ये बोल रहा है। तो सौतुल्य की बात करते हैं। अरे ये कोई भी त्रिभुज खुद के सरगम सम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो T1 खुद के सरगम सम है तो ये सौतुल्य है, सौतुल्य संबंध है। अगर T1 T2 के सरगम सम है, T1 T2 के सरगम सम है तो T2 T1 के भी सरगम सम होगा, तो ये R जो है वो सममित भी होगा। अगर T1 T2 के सरगम सम है, T2 T3 के सरगम सम है, T2 T3 के सरगम सम है। अगर T1 T2 के सरगम सम है तो T2 T3 के सरगम सम है, तो इन दोनों को हटा दो तो T1 T3 के भी सरगम सम होगा, तो R संक्रामक भी होगा। अब ये लिखते कैसे हैं इसके आपके ऊपर देखते हैं। हम सॉल्यूशन डालेंगे तो T बराबर कह रहा है, T बराबर कह रहा है त्रिभुजों का समुच्चय। रिलेशन कह रहा है T1, T2 T1 T2 के सरगम सम है। तो सौतुल्य की बात करते हैं, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सरगम सम होता है। प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के लिए सरगम सम होगा, ये लिखते हैं प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के लिए सरगम सम होता है, क्योंकि R सौतुल्य संबंध है। ये R सौतुल्य संबंध है। सममित के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो T1, T2 बिलोंग्स टू R। अगर T1 T2 के सरगम सम है तो T2 T1 के भी सरगम सम होगा। जब ऐसा होगा तो T2, T1 बिलोंग्स टू R। अगर ये कंडीशन लागू हो रही है तो चूंकि R सममित है, जब T1 T2 के सरगम सम है, T2 T1 के सरगम सम है, अगर ये कंडीशन है तो R सममित है। संक्रामक के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अगर T1, T2 बिलोंग्स टू R तो T1 T2 के सरगम सम है, इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। अगर T2, T3 बिलोंग्स टू R, T2 T3 के सरगम सम है, इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से क्या करेंगे, जो चीज कॉमन है उसको हटा देंगे। T2 और T2 कॉमन है, इसे हटा दिया तो T1, T3 के सरगम सम होगा। जब ऐसा होगा तो T1, T3 बिलोंग्स टू R होगा। तो चूंकि R संक्रामक है, R संक्रामक संबंध है, अगर ये कंडीशन लग रही है तो R संक्रामक संबंध है। और हमने बताया अगर तीनों संबंध हो जाते हैं, अगर चूंकि R सौतुल्य, सममित, संक्रामक ये तीनों हो जाते हैं तो अतः R एक तुल्यता संबंध कहलाता है। तो R एक तुल्यता संबंध है, ये हमें सिद्ध करने को कह रहा था। तो यही हमने हेंस प्रूव्ड कर दिया, हेंस प्रूव्ड, यही हमने हेंस प्रूव्ड कर दिया। अब उदाहरण नंबर 3 के ऊपर चर्चा करते हैं। उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है, मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। जो L है वो किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है। इसमें रिलेशन कह रहा है L1, L2 सच दैट L1, L2 पर लंब है। रिलेशन क्या कह रहा है, L1, L2 सच दैट L1 L2 पर लंब है। समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि R सममित है। सममित है किंतु ना तो ये सौतुल्य है और ना संक्रामक है। सममित है, ओनली सममित, ना तो सौतुल्य है और ना संक्रामक है। आइए सवाल क्या कह रहा है, आइए इसे समझते हैं। सवाल क्या कह रहा है, L1 L2 पर लंब है। तो सौतुल्य की बात कर लेते हैं। सौतुल्य में क्या होता है कि कोई भी अगर L1 रेखा है
तो ये खुद पर तो लंब हो नहीं सकती, वो एक सिंगल रेखा है तो वो खुद पर लंब नहीं हो सकती, तो ये समतुल्य तो होगा नहीं। अगर L1 L2 पर लंब है तो L1 L2 L1 L2 पर लंब हो जाएगी, क्योंकि L1 L2 पर लंब है तो ये सममित तो हो जाएगा। अब संक्रामक देख लेते हैं। L1 रेखा है, यहाँ ना देखकर यहाँ देख लेते हैं, जगह कम है। L1 और L1 पर L2 लंब है, L2 लंब है, और L3 ये है, तो L1 L2 पर तो लंब है मगर L1 L3 पर लंब नहीं है। ये रेखा समांतर हो जाएंगी, दोनों रेखा समांतर हैं, तो L1 L3 के समांतर है, तो ये ना तो समतुल्य है और ना ही संक्रामक है, सममित हो रहा है, सममित हो रहा है। तो इसे लिखेंगे कैसे, आइए वो देखते हैं। सॉल्यूशन डालेंगे, लिखेंगे L बराबर समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय, समतल में स्थित रेखाओं का समुच्चय। R बराबर दे रखा है हमें L1, L2, तो L1, L2 पर लंब है, तो समतुल्य की बात करेंगे, क्योंकि कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकती। अरे वो एक सिंगल लाइन है, वो स्वयं पर लंब नहीं होगी, तो क्योंकि R समतुल्य नहीं है, जब कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं होती होगी तो R समतुल्य नहीं है। सममित की बात करते हैं, L1, L2 बिलोंग्स टू R, L1 L2 पर लंब है, अगर L1 L2 पर लंब है तो L2 L1 पर लंब होगी कि नहीं होगी। जब L1 L2 पर लंब है तो L2 L1 पर भी लंब होगी, तो L2, L1 बिलोंग्स टू R, तो चूंकि R सममित है, R सममित है। संक्रामक देख लेते हैं, संक्रामक L1, L2 बिलोंग्स टू R, L1 L2 पर लंब है, इक्वेशन नाम बन दे देंगे। L2, L3 बिलोंग्स टू R, तो L2, L3 पर लंब है, इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के आधार पर क्या करें, L1 L3 के लंब नहीं होगी बल्कि L1 L3 के समांतर होगी। ये L1 और L3 आपस में समांतर होंगी, लंब नहीं होंगी। L1 L2 पर लंब है, L2 L1 पर लंब है तो सममित होगा, ऊपर देख लिया। अगर L1 L3 दोनों ये समांतर होंगी एक दूसरे के, ये लंब नहीं होंगी, तो L1 L3 के समांतर है, तो L1, L3 बिलोंग्स टू R, क्योंकि R संक्रामक नहीं है। अतः सिद्ध होता है, वो हमें सिद्ध करने को बोल रहा था, अतः सिद्ध होता है कि R सममित है। सममित तो हमने दिखा दिया, परंतु ना तो समतुल्य है और ना संक्रामक है, परंतु समतुल्य और संक्रामक दोनों नहीं है, ओनली सममित है। यही हमें सिद्ध करने को बोल रहा था, ये हमने सिद्ध कर दिया। उदाहरण नंबर 4 के ऊपर चर्चा करते हैं। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में रिलेशन दे रखा है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 द्वारा प्रदत्त संबंध समतुल्य है, परंतु ना तो सममित है और ना ही संक्रामक है। अब क्या, अगर 1, 1 है, समतुल्य की बात करते हैं, अगर 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, तो ये समतुल्य तो हो रहा है। अगर 1, 2 है तो उसका उल्टा भी 2, 1 होना चाहिए, जो कि नहीं है 2, 1, तो ये सममित तो होगा नहीं। अगर 1, 2 है, 2, 3 है, तो कॉमन है 2, 2, इसे हटा देंगे, 1, 3 भी होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं दिया है 1, 3, तो ये संक्रामक भी नहीं होगा, ये समतुल्य है। तो इसे लिखेंगे कैसे, आइए वो देखते हैं। सॉल्यूशन में डाला माना A बराबर 1, 2, 3 दे रखा है, और रिलेशन दे रखा है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2। समतुल्य की बात करते हैं, चूंकि A बराबर दे रखा है 1, 2, 3 और 1, 1 बिलोंग्स टू R, 1, 1 है, 2, 2 बिलोंग्स टू R, 2, 2 है, 3, 3 बिलोंग्स टू R, 3, 3 है। जब 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, ये तो समतुल्य परिभाषा कहलाती थी। जब 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, तो चूंकि R समतुल्य है, जब ये कंडीशन लागू हो रही है 1, 1, 2, 2, 3, 3, तो R समतुल्य है। सममित क्या कहती है, सममित की परिभाषा, चूंकि
अगर 1,2 बिलोंग्स टू आर, 1,2 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, 1,2 दे रखा है मगर हमें उल्टा उसका 2,1 नहीं दे रखा है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर सम्मित नहीं है। संक्रामक की बात कर लेते हैं। अगर 1,2 बिलोंग्स टू आर है, 1,2 बिलोंग्स टू आर है, तो 2,3 बिलोंग्स टू आर भी है। अगर 1,2 है तो 2,3 है, 2,2 को हटाएंगे तो 1,3 भी होना चाहिए, क्योंकि 1,3 इसमें कहीं भी नहीं दिया है। तो 1,2 बिलोंग्स टू आर है और 2,3 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 1,3 नॉट बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि आर संक्रामक नहीं है। अगर 1,3 दे रखा था होता तो आर संक्रामक हो जाता, मतलब 1,3 नहीं दिया है तो आर संक्रामक नहीं है। अतः सिद्ध होता है कि हमें सिद्ध करने को बोल रहा था, तो हमने सिद्ध कर दिया। सिद्ध है कि आर सौतुल्य है, सौतुल्य तो हो रहा है परंतु सम्मित और संक्रामक नहीं है। ये सौतुल्य है परंतु ना सम्मित है ना संक्रामक है, ये सिद्ध करने को बोल रहा था। उदाहरण नंबर 5 के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। इस सवाल को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये बोल क्या रहा है, मतलब बेसिकली सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, अब जेड पूर्णांक होते क्या है, मतलब इंटीजर, 0 से राइट साइड की पॉजिटिव संख्या और 0 से लेफ्ट साइड की नेगेटिव संख्या है, इसे ही हम पूर्णांक कहते हैं। इसमें दशमलव और भिन्न वाली संख्या नहीं आती हैं, इसे हम पूर्णांक कहते हैं। मतलब 0 से राइट साइड की पॉजिटिव संख्या और 0 से लेफ्ट साइड की नेगेटिव संख्या, इसे हम पूर्णांक इंटीजर कहते हैं। और आर रिलेशन दे रहा है a, b संख्या 2a - b को विभाजित करती है। अच्छा, अगर बोर्ड एग्जाम के लिए अगर इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, जो एक्सचेंज करके देगा वो या तो 2 की जगह या तो वो 3 कर देगा, 5 कर देगा, 3, 5, या इसकी जगह m कर देगा या n कर देगा, इतना ही चेंजेस करेगा, सवाल ऐसा ही आएगा बिल्कुल। तो 2a - b को विभाजित करती है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। हमें सौतुल्य भी दिखाना है, सम्मित भी दिखाना है, संक्रामक भी दिखाना है, तभी हमारा तुल्यता संबंध होगा। तो सॉल्यूशन गिवन दैट दिया क्या है, पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, पूर्णांकों के समुच्चय जेड में एक रिलेशन दे रहा है a, b सच दैट संख्या 2a - b को विभाजित करती है। और ये फॉर ऑल, इसको समझ लेना, ये उल्टा ए की तरह है जो चिन्ह, इसे हम फॉर ऑल कहते हैं। तो सौतुल्य फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, जो ए अवयव है वो बिलोंग्स कर रहा है जेड में, जो ए अवयव है वो उपस्थित है जेड में। तो a - a बराबर 0, अगर a - a बराबर 0 जो कि 2 से विभाजित है, अगर a - a करते हैं तो जो कि 0 बचता है, तो जो 0 बचेगा वो 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो पहली कंडीशन हमारी लागू, सौतुल्य की हमारी कंडीशन लागू हो गई, जो कि 2 से विभाजित है। तो हमने 2 संख्या लिया a और a, स्वयं के लिए होगा a, क्योंकि सौतुल्य में स्वयं के लिए ही बात करता है। तो a - a बराबर 0 आएगा, तो जो 0 है वो 2 से विभाजित होगा, तो चूंकि r सौतुल्य है। अब सम्मित की बात कर लेते हैं। सम्मित में हमने माना, हमने 2 संख्या ली, उसमें एक संख्या होती है, इसमें 2 होती हैं। तो माना a, b बिलोंग्स टू जेड, ए भी है वो जेड में है। यदि a, b बिलोंग्स टू r, a - b 2 से विभाजित है, अगर a - b 2 से विभाजित है तो हमने माइनस को बाहर निकाल लिया, तो b - a जो कि 2 से विभाजित होगा। माइनस को हम हटा भी सकते हैं, माइनस को हटा दिया हमने, तो b - a भी 2 से विभाजित है। तो b - a बिलोंग्स टू r, क्योंकि r सम्मित है, सम्मित है। इसमें हम 2 चीज लेके, एक चीज लेके चलते हैं और दूसरी चीज हम सिद्ध कर देते हैं। ये हमारी सम्मित की डेफिनेशन होती है। आप बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि मतलब 4 - 2/2, और जब घटाएंगे तो ये इसमें तो 2 का भाग जा रहा है तो बचेगा 1, मतलब 2 से विभाजित हो रही है। अब आप सोचेंगे कुछ, अब आप कहेंगे 5 - 2 कर दो और अपॉन 2, और अब बचा 3/2, अब तो भाग नहीं जा रहा है। तो चाहे आपको तो वो संख्या सोचनी है जो हमें सम्मित बना दे, क्योंकि हमें सिद्ध करने को बोल रहा है, हमें सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो हमें ऐसी संख्या नहीं लेनी है जिसमें भाग ही नहीं जाए, तो हमें ऐसी संख्या लेनी है मतलब वहाँ पर 2 का भाग चला जाए, तो r सम्मित भी हो गया।
अब संक्रामक की बात कर लेते हैं। माना ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड, ए और बी और सी जेड में हैं। अगर ए बी सी जेड में है तो यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो ए माइनस बी 2 से विभाजित है, इक्वेशन 1 नाम दे दिया। v कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, v माइनस सी 2 से विभाजित है, इक्वेशन नाम 2 दे दिया। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 से तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी 2 से विभाजित है, क्योंकि v जो मतलब b माइनस का v और प्लस का v ये दोनों हट जाएंगे तो a माइनस सी बचेगा जो 2 से विभाजित है। क्योंकि तीनों कंडीशन लागू हो रही है, मतलब 2 कंडीशन हम लेके चलते हैं ए बी और बी सी, और तीसरी कंडीशन को हम दिखा देते हैं तो आर हमारा संक्रामक संबंध हो जाता है, संक्रामक संबंध है हो जाता है। तो हमारी ये तीनों संबंध हो गए हैं तो आर हम कह सकते हैं यहाँ से आर एक तुल्यता संबंध है। हम यहाँ से बोल सकते हैं, यही हमारे लिए सिद्ध करने के लिए बोल रहा था कि सिद्ध कीजिए प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। हमने तीनों संबंध दिखा दिए, सौतुल्य भी दिखा दिया और सम्मित भी दिखा दिया और संक्रामक भी दिखा दिया। अगर तीनों संबंध हो जाते हैं तो आर तुल्यता संबंध कहलाता है, तो आर तुल्यता संबंध कहलाता है। यहाँ से बोल सकते हैं आर सौतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है, अतः आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, आर तुल्यता संबंध है, ये हमारा सिद्ध हो गया। ये हम उदाहरण नंबर 6 के ऊपर हम चर्चा करते हैं। कह रहा है मान लीजिए कि समुच्च ए बराबर दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 में रिलेशन ए कॉमा बी सच दैट ए तथा बी दोनों ही या तो विषम है या सम है। मतलब या जो सम संख्या होंगी वो सम से कनेक्टेड होंगी, विषम संख्या होगी वो विषम से कनेक्टेड होंगी। ऐसा ये रिलेशन बोल रहा है, द्वारा परिभाषित है, एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। हमें तीनों संबंध दिखाने हैं, सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक। साथ ही सिद्ध कीजिए उपसमुच्च 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और उपसमुच्च 2 4 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु उपसमुच्च 1 3 5 7 का कोई भी अवयव उपसमुच्च 2 4 6 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो सॉल्यूशन डालेंगे। गिवन दैट दिया क्या है, दिया है ए बराबर हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें रिलेशन दे रहा है ए कॉमा बी सच डेट ए तथा बी दोनों ही या तो सम है या विषम है। जब इसको हम रिलेशन निकालेंगे या तो सम है या विषम है तो जो सम संख्या होंगी वो सम से कनेक्टेड होंगी, विषम संख्या होंगी वो विषम से कनेक्टेड होंगी। तो 1 1 1 3 1 5 1 7 ये विषम संख्या हो गई, और जो सम संख्या होंगी वो सम से कनेक्टेड होंगी 2 2 2 2 2 4 2 6 ये सम संख्या हो गई। विषम संख्या 3 1 3 3 3 5 3 7 विषम संख्या 4 2 4 4 4 6 5 1 5 3 5 5 5 7 5 6 2 ये तो हमारी विषम संख्या होगी 5 7 तक। तो 6 2 6 4 6 6 ये सम संख्या हो गई। 7 1 7 3 7 5 7 7 ये हमारी विषम संख्या होगी। मतलब सम संख्या सम से कनेक्टेड होंगी, विषम संख्या विषम संख्या से कनेक्टेड होंगी। ये हमारा रिलेशन लेकर के आता है। अब हम सौतुल्य की बात करते हैं। फॉर ऑल ए, अब इसमें हमें सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिख देनी है, सौतुल्य की और सम्मित की और संक्रामक की डेफिनेशन लिख देंगे और हमारा सवाल हो जाएगा सॉल्व। तो इसमें देख लेते हैं। अगर 1 1 हम सौतुल्य की बात करते हैं, 1 1 दे रखा है, 2 2 भी हमारे पास दे रखा है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, 5 5 भी है, 6 6 भी है और 7 7 भी है। तो हमारा ये सौतुल्य सम्मित संबंध हो जाता है। अगर हमारे पास हम बात कर लेते हैं 1 3 है, 1 3 है तो 3 1 भी दिया है, 1 5 है तो 5 1 भी दे रखा है। अगर 1 7 है तो 7 1 भी दे रखा है। तो हमारे पास सम्मित भी हो रहा है, उसका उल्टा भी मिल रहा है। अगर 1 3 है तो उसका उल्टा भी 3 1 भी हमें मिल रहा है इसमें, तो ये हमारा सम्मित भी हो गया। अब संक्रामक की बात कर लेते हैं। अगर संक्रामक में अगर 1 3 दिया है
13 दिया है, 35 दिया है। जो चीज़ कॉमन होती है उसे हटा देते हैं, 3 से 3 हटा तो 15 भी है हमारे पास। तो 57 भी दिया है, तो 57 दिया है, तो जो कोई चीज़ कॉमन होती है उसे हटा देते हैं, 55 हटा तो 517 भी दे रखा है। तो R संक्रामक भी हो जाएगा। जब R सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों हो रहा है, इसमें तीनों संबंध हो रहे हैं, तो हम सिर्फ सौतुल्य और सम्मित और संक्रामक की डेफिनेशन लिख देते हैं और हमारा सॉल्व हो गया सवाल। तो सौतुल्य है फॉर ऑल ए, जो ए अवयव है बिलोंग्स टू ए समुच्चय में है, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो आर सौतुल्य है। ये हमारी डेफिनेशन होती है सौतुल्य की। सम्मित माना हमारे पास ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए में, यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर भी है। अगर ए भी है तो बी ए भी है इसमें, तो हम कह देंगे चूंकि आर सम्मित है, आर सम्मित है। संक्रामक की बात करते हैं। माना ए बी सी बिलोंग्स टू ए में, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो जो चीज़ कॉमन होती है बी बी हटा देते हैं और ए और सी बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि आर संक्रामक है। तो हमने दिखा दिया आर सौतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है, तो अथा आर तुल्यता संबंध है। ये हमें सिद्ध करने को बोल रहा था। तो हम इक्वेशन 1, जो हमने पीछे इक्वेशन 1 मानी थी, जो हमारी इक्वेशन 1 है, उसको हमने इक्वेशन 1 माना था। इसी से समीकरण 1 से, समीकरण 1 संबंध आर से स्पष्ट है कि सभी विषम अवयव 1, 3, 5, 7 और आपस में ही संबंधित हैं। जो विषम संख्या है वो विषम संख्या से संबंधित हैं और सभी सम अवयव 2, 4, 6 भी स्वयं में ही संबंधित हैं। जो विषम संख्या है वो विषम संख्या से संबंधित हैं, जो सम संख्या है वो सम संख्या से संबंधित हैं। और 1, 3, 5, 7 का कोई भी अवयव 2, 4, 6 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। जो विषम संख्या है वो सम संख्या से संबंधित नहीं है। यही हमें वो दूसरा सिद्ध करने के लिए कह रहा था। जो विषम संख्या है वो विषम संख्या से संबंधित है और जो सम संख्या है वो सम संख्या से संबंधित है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा है, उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारी इंस्टाग्राम ID मोहित यादव जी 28, इसको फॉलो कर लें, जहां हम तुरंत से तुरंत आपको रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। तब हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।